साथियों नमस्कार। साथियों, आज यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे और आज से ही इजराइल और हमास के बीच जो सीजफायर हुआ है वो लागू होना है। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि इजराइल और हमास के बीच अब युद्ध विराम हो चुका है। दोनों ही देशों में अब धीरे धीरे जो है समानता आने लग जाएंगी, सब चीजें सामान्य हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये सीजफायर 20 तारीख से लागू हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीजफायर 20 तारीख से ही क्यों लागू हो रहा है, ये सीजफायर वास्तव में होगा भी कि नहीं होगा, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि ईरान का क्या होने वाला है, ये सीज फायर आखिर कराया क्यों गया है, और फिर ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पीछे पड़े क्यों हैं या यूएस पूरा का पूरा ईरान के पीछे पड़ा क्यों है। पूरी जियोपॉलिटिक्स समझेंगे इस वेस्ट एशिया की, इसलिए पूरा आप वीडियो देखना अच्छे से, एक एक चीज हम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, अभी बात करते हैं इजराइल और हमास की। आपको पता है कि इन दोनों में लड़ाई चल रही है 7 अक्टूबर 2023 से। ये इजराइल और फिलिस्तीन का मैप है, जिसमें आप जो ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हैं इसे फिलिस्तीन कहते हैं। ये वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन का, ये फिलिस्तीन की गाजा पट्टी है। जो युद्ध चल रहा है या कहें कि ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, वो चल रहा है गाजा पट्टी में, जिसमें हमास इनके टारगेट पर है। हमास एक ग्रुप है जो लंबे समय से गाजा को कंट्रोल कर रहा है, फिलिस्तीन को कंट्रोल कर रहा है। 2006 में, ध्यान से सुनिएगा, 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए थे, जिसमें दो पार्टी प्रमुख तौर पर लड़ रही थी, एक आपकी हमास की थी और एक आपकी फतेह थी। इन दोनों में जब चुनाव हुए तो हमास की तरफ से लड़ने वाले थे इस्माइल हानिया और फतेह की तरफ से थे फारूक कदौमनी। इन दोनों में जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव के बाद में इस्माइल हानिया जीत गए थे चुनाव को, लेकिन इजराइल और फतेह ने आरोप लगाया कि हमास ने पूरे इलेक्शन में धांधली करी है, इसलिए इस्माइल हानिया वहां के राष्ट्राध्यक्ष बन नहीं पाए। फिर इस्माइल हानिया ने कसम खा ली कि अब मैं राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा हमास जो है फिलिस्तीन को कंट्रोल करेगा, विशेष तौर पर गाजा में कंट्रोल करेगा। हमास ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तब से हमास की कंट्रोल में पूरा फिलिस्तीन है और गाजा भी है। लेकिन धीरे धीरे हमास ने इजराइल को सबक सिखाने का भी फैसला कर लिया, जैसा कि वो हमेशा से करते आ रहे थे, और कोवर्ट ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ चलने लगे। वहीं इजराइल भी हमास को काउंटर करने के लिए समय समय पर कोवर्ट ऑपरेशन अपने चला रहा था। कई बार इस बीच इन दोनों में युद्ध भी हो गया, युद्ध में कभी सीज फायर हुआ, कभी उसका उल्लंघन हुआ, ये छोटपट लड़ाई बीच में कई बार होती रही। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से लड़ाई लगातार हुई, जहां पर हमास ने पहली बार इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए थे। उसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। इजराइल का कहना था कि इनके 5000 रॉकेट में हमारे न सिर्फ 1200 लोग मरे हैं, बल्कि 250 इजरायलीज को हमास बंधक बना करके ले गया है। अब इजराइल की एक नीति रही है कि किसी भी एक इजरायली को अगर आपने कुछ कह दिया तो उसका बदला इजराइल लेता जरूर है। यहाँ तो 250 है और 1200 आपने मार दिए। फिर इजराइल ने भी अपना ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया, लंबे समय तक ऑपरेशन चलता रहा। हमास क्या करता था कि जो मासूम जनता होती है, जो फिलिस्तीन के मासूम लोग थे, उनको आवरण बना करके युद्ध लड़ता था। या तो उनके अस्पताल के नीचे अपना बेस बना लेंगे या स्कूल के नीचे अपना बेस बना लेंगे, जिससे कि अगर इजराइल अपना रॉकेट दागना भी चाहे तब भी ना दाग पाए, क्योंकि मासूम लोग मारे जाएंगे। और इस पूरे ऑपरेशन में कई मासूमों की जान भी गई, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हाहाकार भी मचता रहा। सब लोग बोल रहे थे कि इजराइल को अपना ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, इस युद्ध को बंद कर देना चाहिए। तमाम तरह की गतिविधियां आती रहीं। यूएन में वोटिंग भी हुई। भारत ने, जब इजराइल पर हमला हुआ था ये हमास के द्वारा, तो भारत ने इस हमले का खंडन किया था। भारत ने कहा था ये हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई कि फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इसका क्या करना, तो भारत ने फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के पक्ष में अपना वोट किया था। तो भारत हमेशा बात को देख करके वोट करता है, देश को देख करके नहीं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। बहरहाल, ये युद्ध जब चलता रहा तो धीरे धीरे इजराइल ने अपने ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया और पहले तो हमास के लीडर को मारा। आपने कई ऐसी खबर सुनी होंगी कि कभी इस्माइल हानिया मारा जा रहा है, कभी आपने सुना होगा, ये देखिए, ईरान में हमास की लीडर को मारा था। ईरान के एक होटल में छुपा हुआ था। छुपा क्या, एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। उसमें पूरे होटल में बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हुए थे पूरी दुनिया के। इजराइल की मोसाद ने ऑपरेशन कुछ इस तरीके से चलाया कि उस होटल के उस कमरे में ब्लास्ट केवल इतना हुआ कि वही लीडर मारा गया, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये खबर उस समय काफी ज्यादा चर्चा में थी और इस्माइल हानिया जो है उस समय मारा गया था। उसके बाद इजराइल ने एक एक करके सभी को मानना स्टार्ट किया, जिसमें याह्या सिनवार था। उसमें आपने हसन नसरुल्लाह का नाम भी सुना होगा। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का लीडर था, जिसने हिजबुल्लाह को बिल्कुल मजबूत बना के खड़ा कर दिया था। हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी था। इसको भी इजराइल ने जो है ऑपरेशन में मार दिया था। इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन इजराइल धीरे धीरे इनको मारता गया, इनको खत्म करता गया, इनकी लीडरशिप को खत्म करता गया। फिर आपने देखा होगा
हिजबुल्लाह के बारे में बहुत खबरें आ रही थी कि हिजबुल्लाह के पेजर फट रहे हैं, हिजबुल्लाह का एसी फट रहा है, कहीं सोलर पैनल फट रहा है, हिजबुल्लाह के पीछे भी इजराइल पड़ गया था। तो इजराइल ने इस बीच क्या किया है, हमास और हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप है, जहां से कंट्रोल होते थे, कमांड होते थे, उसको खत्म कर दिया। अब जो छिटपुट छिटपुट लीडरशिप कह लो, या इनके सोल्जर्स हैं या मिलिटेंट हैं जो छुपे हुए हैं, जिनको अब एक तरीके से डायरेक्ट हमले से मारना मुश्किल है, तो इजराइल ने सोचा कि अब इसको एक सीजफायर करते हैं, और सीजफायर करके अब इसे जो है हम कोवर्ट तरीके से ऑपरेशन चलाएंगे। अभी तक सीधा युद्ध चल रहा था, इजराइल मानेगा नहीं, अभी भी सीजफायर हो गया है, नो डाउट। आप देखना, इजराइल की आदत है, चाहे 5 साल बाद बदला ले, 10 साल बाद बदला ले, छोड़ता किसी को नहीं है। ये सीजफायर जैसे उसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये सीजफायर क्या है, क्यों हुआ है, क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, खबर ये थी कि भाई सीज फायर हमें करना है, और सीज फायर के लिए मीटिंग तय करी गई कतर में, और इसमें मीडिएटर बने कतर, इजिप्ट और यूएसए। यूएसए चाहता था कि कैसे भी करके सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 10-12 दिन पहले धमकी दी थी पूरे वेस्ट एशिया को। यह कहा था कि हमास जल्द से जल्द इजरायली बंधकों को छोड़ दे, जितने भी अभी रह गए उनके पास, वरना मैं पूरे वेस्ट एशिया में आग लगा दूंगा। अब सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप सरफरा आदमी हो सकता, कर भी दे। तो आप देखिए, फलस्वरूप अगले 4-5 दिन बाद ही कतर में मुलाकात होती है, सीज फायर का ऐलान होता है, और जो है 20 तारीख से इसको लागू करने की भी बात कर दी जाती है। और 20 तारीख वो है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं। उनको पता है 21 का भी इंतजार नहीं करना। जब कतर में ये सीज फायर का ऐलान हुआ, सबने दस्तखत किए, और ऐलान के बाद यह कहा गया कि इजराइल हमास के जितने भी बंधक हैं उनको छोड़ेगा, और जो हमास है वो भी इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने भी हमास के बंधकों को जेल में बंद कर रखा है, कई सारे लोग हैं। ये जो बंधक छोड़े जाएंगे, ये छोड़े जाएंगे चरणों में, फेजेस में। ये जो सीज फायर है वो भी फेजेस में लगेगा, 3 फेजेस में सीज फायर लगेगा। पहला फेज रहेगा 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते के दौरान जो हमास है वो इजराइल के 33 लोगों को छोड़ेगा। इन 33 में महिलाएं होंगी, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, उनको हमास छोड़ेगा। और इजराइल कितने छोड़ेगा ये आंकड़ा भी दिया नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इजराइल अपनी फौज को हटाना स्टार्ट करेगा गाजा में से, और इजराइल मौका देगा कि पूरे गाजा में जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं, गाजा की जो पॉपुलेशन थी वो थी 23 लाख, और पिछले 1.5 साल में जब तक युद्ध चला है, ये सभी लोग लगभग अपने घर से इधर उधर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। बेसिकली देखा जाए, नॉर्थ में जो लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे करके साउथ में आ गए, और अब इजराइल कह रहा है कि इस सीज फायर के तहत हम आपको मौका देंगे कि आप धीरे धीरे फिर नॉर्थ में जाकर के बसना स्टार्ट कर दें, और हम भी अपनी फौज को धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर सीज फायर का मामला सब कुछ ठीक रहा और 42 दिन तक सीज फायर ठीक चलता रहा, तो हम आश्वासन देते हैं कि अगले 50 दिन के अंदर अंदर, यानी 42 से 50 दिन के बीच में, हम अपनी बच्ची कुची सेना को भी गाजा से बाहर निकाल लेंगे। और इसी बीच अगले 1-1.5 हफ्ते बाद इजराइल ने यह भी कहा है कि यहां पे जो हमने फौज लगा रखी है, जिससे कि इजिप्ट और गाजा के बीच में कोई संपर्क ना रहे, हम अपनी इस फौज को भी हटा देंगे, ऐसा इजराइल ने कहा है। हमास ने पूछा कि ठीक है इजराइल, आप ये सब तो कर दोगे, अपना फौज वापस बुला लोगे, हमारे लोग छोड़ दोगे, या धीरे धीरे हम भी छोड़ देंगे, आपके पहले 33 छोड़ेंगे, फिर बच्चे को जो धीरे धीरे हम भी छोड़ने लग जाएंगे। बात सही है, कतर में बैठ के बात हो रही है। तो हमास कहता है कि आप सब लोग मीडिएटर बन गए हो, ये बताओ, इस बात की गारंटी दो कि सीज फायर हो जाएगा, सब हो जाएगा, इजराइल उसके बाद हम पे हमला नहीं करेगा। तो सब देख रहे हैं कि हाँ इजराइल दो, गारंटी दो। इजराइल ने कहा मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा। हमास कहता है लिख करके दो। नहीं, लिख के क्या, मौके बोल रहा हूं कि ऐसा कोई हमला नहीं होगा। उसने कहा लिख करके दो, लिख करके कुछ नहीं दूंगा, कोई गारंटी ऐसी नहीं दूंगा जिसको तुम पकड़ के बैठ जाओ। फिर कतर ने, इजिप्ट ने, अमेरिका ने कहा है मीटिंग में कि हम, यानी ये तीनों, हमास को गारंटी देकर के आए, मौखिक गारंटी कि हमास तुम टेंशन मत लो, हम गारंटी ले रहे हैं कि इजराइल तुम पर हमला नहीं करेगा, टेंशन मत लो। ये कहकर के हमास चला गया। उधर इजराइल के पार्लियामेंट में इसको लेकर के वोटिंग हो रही है कि इजराइल को ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्हीं के खिलाफ उनको समर्थन देने वाली पार्टी हो गई है वहां पे। जैसे मोदी जी की पार्टी अभी जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, ये जेडीयू के समर्थन से चल रही है, उधर आपके नायडू के समर्थन से चल रही है, वहां भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी ऐसे समर्थन से चल रही है। तो उनको समर्थन देने वाली जो पार्टी है वो उनसे नाराज हो गई है कि तुम ये सीज फायर क्यों करके आए हो। अब ये सीज फायर तो नाटक है जी। इजराइल को पता है कि अब मुझे दुश्मनों को कैसे खत्म करना है। अभी तक मेरी फौज लड़ रही थी, अब मेरी मुसाद लड़ेगी, अज्ञात लोग लड़ेंगे, बिल में घुस के मारा जाएगा। ये इजराइल अब करेगा।
अच्छा, इजराइल ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बड़े स्तर पर यूएसए का पैसा इजराइल के पास आ रहा था, बड़े स्तर पर इजराइल की फौज का इस्तेमाल हो रहा था, इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें खर्चा बहुत जा रहा था। और ये छटपट छुपे हुए हैं, ये बड़े खर्चे से नहीं मारे जा सकते। इजराइल चाहता है कि अब अपना पूरा फोकस, मिलिट्री का फोकस रखेगा ईरान पर। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस क्लियर है कि भाई देखो, मेरा दुश्मन है ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया। चाइना को कोशिश करूंगा कि भाई बातचीत से मान जाए, इसलिए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी तक तो वो नहीं गए और जहां तक जाएंगे भी नहीं। बट अगर चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सही पटरी नहीं खाती तो चाइना भी उनके रडार पे उतनी ही मजबूती से रहेगा जितना ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया क्यों है, इस पर हम बात किसी और दिन करेंगे। ईरान क्यों है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, अब इस पूरी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को आप समझ जाएंगे कि ईरान इनके रडार पर क्यों रहता है। देखिए, दरअसल 1979 में ईरान में हो जाता है तख्ता पलट और ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है जिससे पूरा का पूरा ईरान जो है इस्लामीकरण की ओर आ जाता है। पहले ईरान काफ़ी मॉडर्न था, यहाँ की लड़कियों को भी हर तरह के अधिकार थे, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको हिजाब पहन के चलना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें। ईरान में रेवोल्यूशन आ जाता है और रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर जो है खमेनी की सरकार आ जाती है, उसका शासन आ जाता है और यहाँ पर एक तरीके से शरिया कानून टाइप का लागू हो जाता है, सब बुरके में आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। ये सब 1979 से पहले ईरान और यूएसए के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ये रेवोल्यूशन होता है उसके बाद ईरान और यूएसए के रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और ईरान यूएसए से संबंध बिल्कुल भी अच्छे रखना नहीं चाहता। कारण ये था कि जो रेवोल्यूशन आया था वो इस बात पर आया था कि तुम सब लोग मॉडर्न क्यों हो रहे हो, ये छोटे कपड़े क्यों पहन रहे हो, ये सारी विदेशी सभ्यताएं क्यों सीख रहे हो, ये वो कल्चर क्यों लेकर के आ रहे हो, ये यूरोपियन जैसे क्यों हो रहे हो, अमेरिका जैसे क्यों हो रहे हो। अमेरिका और यूरोपियन के खिलाफ, उनके कल्चर के खिलाफ बोल करके ही तो रेवोल्यूशन आया था। अब रेवोल्यूशन ला करके भी तुम उन्हीं से हाथ में लाओ तो यहां के लोग तो हमें खिलाफ हो जाते कि तुम यह कह रहे हो कि मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, तुमने हमें बुरके में डाल दिया और अब तुम उन्हीं मॉडर्न लोगों से हाथ मिला रहे हो। इसलिए ईरान ने यूएसए के साथ रिश्ते एक तरीके से खत्म से ही कर लिए थे। तो यूएसए के साथ रिश्ते खत्म किए तो यूएसए कैसे छोड़ देगा। यूएसए ने कहा ठीक है, हम तुम्हें देख लेंगे। तब इराक को यूएसए ने बलि का बकरा बनाया, सद्दाम हुसैन को, और इराक और ईरान में करवा दिया युद्ध जो अगले 10 साल तक चलता रहा, 1979 से लेकर के 1988 तक। 79-80 से स्टार्ट हुआ था, अगले 8-9 साल तक चलता रहा। जब इस पूरे युद्ध में इराक भी बर्बाद हो लिया, ईरान भी बर्बाद हो लिया, उसके बाद इराक के सद्दाम हुसैन को भी यूएस ने बर्बाद कर दिया। फिर भी यूएस ये देख रहा है कि इस युद्ध में जितना बर्बाद इराक हुआ है, जितना बर्बाद कुवैत हुआ है, बाद में कुवैत भी इराक और कुवैत को भी लड़वा दिया था, ये सब तो बर्बाद हो गए, लेकिन ईरान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। यूएस ने कहा ईरान को देखेंगे। अच्छा, यूएस ईरान का दुश्मन था, ठीक है, उसके साथ साथ इस पूरे रीजन में आप देखोगे सऊदी अरेबिया भी ईरान का दुश्मन है, यूएई भी ईरान का दुश्मन है, कतर, कुवैत सभी हैं। इराक उतना नहीं था, इराक के लोग ईरान का दुश्मन नहीं थे, लेकिन इराक का जो सद्दाम हुसैन है वो इसका दुश्मन था। सद्दाम हुसैन क्या था, सुन्नी था, और ईरान क्या है, शिया देश है, तो इसलिए सद्दाम हुसैन इनके खिलाफ था। बेसिकली इराक को अगर आप देखोगे तो इराक की जो लगभग 65% जनसंख्या है वो शिया है, यहां की जनसंख्या शिया है, यहां का नेता सुन्नी था, तो उस सुन्नी को इस्तेमाल करना बड़ा आसान था ईरान के खिलाफ। बाकी सऊदी अरेबिया क्या है, सुन्नी है, सुन्नी सब सुन्नी है, यहां पर सब सुन्नी है, केवल इराक और ईरान थे जो शिया थे, लेकिन इराक का लीडर भी सुन्नी था। इसलिए शियाओं का एकमात्र जो फेस रह जाता है या एकमात्र जो ताकत यहां पर है वो ईरान है। अब जिद किस बात की, जिद यह है कि मुसलमानों का मुखिया कौन, इस पूरे इस्लामिक क्षेत्र का मुस्लिम मुखिया कौन। इस पूरे क्षेत्र का मुखिया बनने की जो होड़ है वो 3 देशों में है, एक सऊदी में है, एक ईरान में है, एक टर्की में है। अभी मैं टर्की को छोड़ देता हूं क्योंकि टर्की जो गोरों के साथ ही मिला हुआ है, वो छोड़ो। सऊदी और ईरान में बहुत ज्यादा है, ये सुन्नी है, ये शिया है। तो जब ईरान के खिलाफ यूएस ने अपना युद्ध स्टार्ट किया या यूएस ने जो भी ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करी, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो काम आ रहा था यूएस के वो था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहता है यूएस से कि आप जो करना चाहते हो करो, हम भी आपके साथ हैं, हम तो चाहते हैं ईरान बर्बाद हो जाए। आप समझ रहे। अब यूएस क्यों ईरान के पीछे पड़ा था या यूएस क्यों चाहता था कि ईरान के साथ कोई संबंध हो, उसका कारण है यूएस को यह पता था विद द टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे 21वीं शताब्दी आ रही थी, यूएस को पता लगने लग गया कि भाई देखो इस पूरे क्षेत्र में गैस के बड़े अच्छे खासे रिजर्व हैं, और गैस के रिजर्व ईरान में है, सीरिया में है, लेबनान में है, इराक में है।
इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत फिलिस्तीन वाले रीजन में भी हैं, यहां पर भी हैं। इन क्षेत्रों में गैस के भंडार हैं अच्छे खासे, और ये जितने भी देश हैं, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये सब हैं पेट्रोलियम के भंडार। तो जो तेल बेच बेच करके देश अमीर बने हैं, ये जो बनना था बन गए। आने वाले समय में तेल की उतनी मांग नहीं रहेगी, गैस की मांग ज्यादा रहेगी। और अमेरिका इन सभी देशों को लड़वा करके इसलिए रखता है क्योंकि लड़वा करके फिर तेल का सौदा करता है, इनसे सस्ता तेल मंगाता है, उस तेल को यूएस उपयोग में लाता है। यद्यपि यूएस के पास भी तेल के भंडार हैं, पर अपने बचा के रखता है, दूसरों के सस्ते मंगा करके उसी को उपयोग में लाता है। यूएस को यह पता था कि फ्यूचर का जो फ्यूल है, फ्यूचर का जो ईंधन है, वो गैस है। और इस समय पूरी दुनिया में अगर गैस देखी जाए तो रशिया के पास है, ईरान के पास है, तुर्कमेनिस्तान के पास है, वेनेजुला के पास है। ऐसे चुनिंदा देश हैं, ये टॉप 5 देशों में से 4 देश मैंने आपको बता दिए। आप अभी देखोगे वेनेजुला पर सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के, रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं यूएस के। इन 3 बड़े देशों में जहां गैस का भंडार है वहां सैंक्शन यूएस ने लगा रखे। क्यों? क्योंकि इनकी बात में नहीं आ रहे। यूएस चाहता है कि इनको कैसे भी अपने कब्जे में लाओ, मुझे गैस चाहिए फ्री में, सस्ते में, कैसे भी। इसलिए यूएस ईरान के पीछे पड़ा था। यूएस ने ईरान से बार बार कहा कि हमसे संबंध अच्छे कर लो, हमसे अच्छे संबंध बना लो। ईरान ने संबंध अच्छे बनाए ही नहीं, क्योंकि ईरान जानता था कि ये संबंध क्यों बना रहा है। ये संबंध इसलिए बना रहा है कि हमारी गैस लेकर के हमें एक्सप्लॉइट करे, हमें कमजोर कर दे। और ईरान को पता है कि फ्यूचर के राजा हमें, अगर हमने गैस बचा ली तो। इधर सऊदी को पता है कि अगर ईरान को बचे रहने दिया या इसको मजबूत होने दिया तो कल को हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारा तो तेल एक समय के बाद जो है किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। अब देखिए फिर क्या होता है। धीरे धीरे यूएस की इंटेलिजेंस को पता चलता है कि ईरान अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम बना रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर रहा है। यूएस ने कई कोशिशें की उसको डिस्ट्रॉय करने की, इजराइल के जरिए भी डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन मामला कंफर्म नहीं हो पाया कि डिस्ट्रॉय हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूएस ने कोशिश करी दुनिया को भी यह बताने की कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और हम ईरान को जो है सैंक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने सैंक्शंस लगा भाई दिए ईरान पर, इन्होंने ईरान पर सैंक्शंस लगा भी दिए। अच्छा, यूएस क्यों चाहता है कि ये न्यूक्लियर बम ना बनाए? इसलिए नहीं चाहता यूएस क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर पावर बन गया फिर तो ये बिल्कुल नहीं सुनेगा किसी की। आज ये इजराइल के जरिए यूएस इन सभी देशों को हड़का करके रखता है। कल को अगर इसके पास न्यूक्लियर बम आ गया तो ये तो यूएस की नहीं सुनेगा। तो यूएस की ये सुने, ये दबा रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये ताकतवर रहे इजराइल और ये सब कमजोर रहे, इंक्लूडिंग ये। पर ईरान नहीं माना। ईरान ने कहा तुम सैंक्शन लगाते हो लगा दो, मैं अपना देखता रहूंगा। बाद में ओबामा सत्ता में आया 2008 के आसपास। तो ओबामा ने आने के बाद में फैसला लिया कि भाई देखो ऐसा है कि हम एक काम करते हैं, ईरान को आइसोलेट करने से कोई फायदा नहीं है, वो बम बम बना लेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, ईरान को टेबल पर बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और डील करते हैं, न्यूक्लियर डील। ईरान को बुलाया गया, न्यूक्लियर डील हुई। P5 नेशंस थे और एक यूएस था, साथ में ईरान था। डील हुई कि ईरान से बोला गया कि ठीक है ईरान भाई, तुमको यूरेनियम चाहिए, जो चाहिए हम देंगे, पर तुम बम मत बनाना और तुम आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ईरान जानता था कि यूएस मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस मुझे यूरेनियम देने के बहाने या न्यूक्लियर डील के बहाने ये कल को गैस मांगेगा मेरे से फ्री में, और वो गैस देकर के मैं इसका पपेट बन जाऊंगा, जो मैं बनना नहीं चाहता। ईरान ने डील कर तो ली, लेकिन अभी तक गैस की कोई डील नहीं हुई थी। धीरे धीरे ओबामा का शासन रहा 8 साल, ओबामा चला गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए 2016 में, 16-17 में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए तो ट्रंप ने आते ही ईरान से जैसे डील करना चाहिए, ईरान ने मना कर दिया कि मुझे गैस की डील नहीं करनी अभी। तो ट्रंप ने कहा कि इसको क्यों फिर न्यूक्लियर डील में रख रखा है, जब ये गैस फ्री में नहीं दे रहा, तो इसको तुम एक काम करो, न्यूक्लियर डील से हटाओ। न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी ट्रंप ने 17 में आकर के, और न्यूक्लियर डील कैंसिल करने के बाद ईरान पर पुनः सैंक्शंस लगा दिए। और यूएस ने कोशिश करी कि ईरान को कर दो आइसोलेट, पूरी दुनिया में ऐसा माहौल बना दो कि ईरान से कोई संबंध रखना ही ना चाहे। यूएस एक गलती कर रहा था और ईरान यहां पर तेज था। ये अच्छा, एक चीज देखना, मैं टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करूंगा, पहले आप एक चीज सुनिए। अभी फिलिस्तीन में जो हो रहा था, या कहें कि गाजा में जो हो रहा था, देखिए गाजा में जो कुछ भी हुआ उसमें भारत के मुसलमानों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, जय फिलिस्तीन और पता नहीं क्या क्या। आपको पता ही है इसके आसपास के जितने भी देश हैं ना, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनमें से एक भी कंट्री ऐसा नहीं जो फिलिस्तीनों का सगा हो।
जब हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई थी 2023 में, तो कई सारे फिलिस्तीनी यहां से निकल करके इजिप्ट भागना चाह रहे थे। पता है इजिप्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक दीवार बना दी बड़ी सी जो पहले नहीं थी, ताकि कोई फिलिस्तीनी यहां ना आ जाए। ये इनका मुस्लिम ब्रदरहुड। उसी प्रकार से जो फिलिस्तीनी जॉर्डन जाना चाहते हैं या जो फिलिस्तीनी किसी और देश जाना चाहते हैं, कोई इन्हें नहीं आने देता। यहां तक कि 1970 में एक ब्लैक सितंबर वॉर हुआ था। इस वॉर में जो फिलिस्तीनी 1967 इजराइल के युद्ध के बाद कई सारे फिलिस्तीनी पनाह मांगने के लिए जॉर्डन चले गए थे। ठीक है, जॉर्डन में जब वो चले गए तो यहाँ जॉर्डन को लगा कि फिलिस्तीनी मेरे यहाँ आ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, इन फिलिस्तीनों को यहाँ से भगाओ। फिलिस्तीनियों कईयों को भगाया गया, जो नहीं भागे, अड़ गए, नहीं हिल रहे थे, तो जॉर्डन ने उन पर मिलिट्री कार्रवाई करी थी। और उस मिलिट्री कार्रवाई में एक और देश की मिलिट्री का सहायता ली थी, और वो जो दूसरा देश था वो था पाकिस्तान। तो जॉर्डन के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री मिल करके यहाँ पर फिलिस्तीनियों को मार रही थी और यहाँ से भगा रही थी। उसको कहते हैं ब्लैक सितंबर वॉर। इसमें 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, 25,000। और वही पाकिस्तान आज नाटक करता है फिलिस्तीन के लिए, आंसू बहाता है। सबसे ज्यादा तो उसी ने मारे थे। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी मरे हैं तो वो इस युद्ध में मरे हैं। फिलिस्तीनी कह लो, हमास कह लो, पता नहीं, बड़ा डेटा बड़ा ऊपर नीचे है। ज्यादातर ऑफिशियल अकाउंट्स पर तो डेटा 47,000 दिखा रहा है कि 47,000 लोग मारे गए हैं इसमें। और अमेरिका की कुछ न्यूज एजेंसीज कह रही है कि 47,000 नहीं, 64,000 मारे गए। तो ब्लैक सितंबर वॉर के बाद सबसे ज्यादा अब मारे गए। लेकिन ब्लैक सितंबर वॉर की कोई बात ही नहीं करता। उसके साथ आपको एक चीज और बता दूं कि जब अभी युद्ध चल रहा था तो इस बीच सऊदी में यहां के मोहम्मद बिन सलमान से एक बार पूछा गया कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, वहां क्या हो रहा है, मुझे तो सऊदी से मतलब है, यहां पर सब सही है। उसने ऐसे बात को टाल दिया। कुछ महीने पहले की बात है, यूएई में एक छात्र, दूसरे देश का छात्र, फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगा रहा था। यूएई ने कहा, इधर आओ, बोरिया बिस्तर समेटो और अपने देश वापस। डिपोर्ट कर दिया, भगा दिया कि सब यहां नहीं चलेगा। आप जानते हो ये क्यों कर रहे हैं, ये देश इतना फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो नाटक है वो भारत में चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को पढ़ने लिखने दिया नहीं गया। उनको जैसे भड़काना चाहो भड़क जाते हैं। यहाँ के पढ़े लिखे मुसलमान, इन्हें पता है कैसे रहना है, पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि ये सभी अमेरिका के चमचे हैं। इनको पता है कि अगर हम ज्यादा फिलिस्तीन के अगेंस्ट में बोलेंगे ना तो अमेरिका भी हमें देख लेगा। इनको पता है कि आने वाले समय में अपना धंधा बनाना है, अपने देश को पैसा देना है, अपने देश के लोगों को रोजगार देना है, और अमेरिका हमारे को मदद कर सकता है, उससे बना के चलो। प्लस ईरान को भी गिराना है, तो साथ रहो थोड़ा सा। ये है, ये चमचागिरी करते हैं अमेरिका की, सीधी बात ही है। बहरहाल ईरान इस बीच चमचागिरी नहीं कर रहा था, ईरान शातिरता से खेल रहा था। ईरान को पता था कि यूएस आज नहीं तो कल मेरे पे सैंक्शंस लगा देगा, मुझे आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। तो ईरान ने क्या किया, धीरे धीरे प्रॉक्सीज बनाना स्टार्ट कर दिया। प्रॉक्सीज में क्या किया ईरान ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि यूएस लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और मेरे पर नजर रखे हुए गैस उसे मिल जाए, ठीक है, काम करते हैं। और यूएस इन सब पर जो है इजराइल के जरिए दबाव बनाता है, इजराइल के जरिए सबको हड़काता है। तो ईरान ने इजराइल के बगल में सीरिया है, सीरिया में एक ग्रुप बनाया कुछ सुन्नी शियाओं का, और उस ग्रुप के जरिए सीरिया में धीरे 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 ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। क्योंकि अमेरिका की नजर सीरिया पे भी थी। अच्छा, अमेरिका की नजर सीरिया पे क्यों थी? दो वजह थी। गैस मिल रही है, वो तो है ही, उसके साथ एक सीरिया ऐसा पॉइंट है, यहां से आप मेडिटेरेनियन सी भी जा सकते हैं, यहां से आप टर्की पार करके ब्लैक सी भी जा सकते हैं, यहां से आप जो है इधर सऊदी की तरफ भी आ सकते हैं, यहां से आप इधर सेंट्रल एशिया की तरफ भी जा सकते हैं। बड़ा बीच में पड़ता है ये। तो अमेरिका ने सीरिया में भी डिस्टर्बेंस पैदा करते हुए यहां भी प्रॉक्सीज बना दिए थे। यहां पर एक आईएस भी अमेरिका ने बनवाया था। आप जानते हैं आईएस जो आप सुनते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। उसमें जो बगदादी था वो कोई मुसलमान नहीं था, वो एक यहूदी था जिसको ट्रेंड करके भेजा गया था कि सीरिया में जाओ, वहां डिस्टर्बेंस पैदा करो। इस कदर डिस्टर्बेंस पैदा कर दो कि सीरिया के जरिए ईरान में डिस्टर्बेंस होता रहे। समझ रहे हैं आप? ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए सीरिया को जलाया। और सीरिया में डिस्टर्बेंस तब अपनी तीव्रता पे था जब अरब स्प्रिंग चल रहा था। अरब स्प्रिंग क्या था?
यहां पर आपको इजिप्ट दिख रहा है, लेबनान दिख रहा है, ट्यूनीशिया दिख रहा है। यहां पर नॉर्थ अफ्रीका में कुछ देश हैं, उन ये सब डिक्टेटरशिप चलती थी। यहां पर धीरे 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 यहां पर तख्ता पलट होने लगे थे, ओबामा ने करवाए थे 2011 के आसपास। इसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। ये तख्ता पलट की जो श्रृंखला है आगे तक बढ़ती चली गई थी और सीरिया तक पहुंच गई थी। ये तख्ता पलट यहां नहीं हो पाया क्योंकि ये सब अमेरिका के चमचे थे, इसलिए ये लोग बच गए, वरना तख्ता पलट यहां भी हो जाता। तो उस तख्ता पलट की आग जब सीरिया तक गई थी तब आईएसआईएस भी यूएस ने बनवाया था। उसका कारण यह था कि ईरान को इधर से हम परेशान करेंगे धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कि ईरान को हम कल को जो है यहां से भी अटैक करवा सके। सीरिया को पूरी तरह से अंदर अंदर जला देंगे जिससे सीरिया की गैस पर मार कंट्रोल हो जाए और सीरिया से हमें मार्ग मिलेंगे, बात अलग है। तो सीरिया में काउंटर करने के लिए ईरान ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया वहां पर, ठीक है। दूसरा, ईरान ने एक ग्रुप बनाया लेबनान में भी। लेबनान में जो ग्रुप बनाया था ईरान ने, उसका नाम था हिजबुल्लाह। देखिए, सीरिया में कुर्द लोगों के साथ मिलकर के ग्रुप बनाया था, लेबनान में जो ग्रुप बनाया था उसका नाम था हिजबुल्लाह। उसके बाद जो गाजा में या फिलिस्तीन में कह लो हमास है, उसको भी ईरान सपोर्ट करता है क्योंकि ईरान को पता है कि ये इजराइल के खिलाफ है। तो इजराइल को दोनों तरफ से ईरान ने इस तरीके से घेरा। ध्यान रखिएगा, हिजबुल्लाह जो ग्रुप बनाया था ईरान ने लेबनान में, उस ग्रुप को धीरे 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 इतना पावरफुल कर दिया था कि वो लेबनान की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लग गया था। तो वो कल को पावर में भी आया। पावर में आने के साथ साथ उसने अपना मिलिटेंट ग्रुप भी बनाया जो हथियारों से लड़ भी रहा था और ईरान की वहां पर आइडियोलॉजी को भी आगे बढ़ा रहा था। तो ईरान की एक तरीके से प्रॉक्सी गवर्नमेंट बनी हुई थी लेबनान में, जो यहां का पैसा पहुंचा रही थी ईरान को। तो ईरान को पैसे की दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि उसने अपनी टाइप की सरकार बना ली थी। दूसरा, ईरान में अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है ओपीएम की। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट, यहाँ पर ओपीएम बहुत होती है। तो ओपीएम से भी पैसा कमा रहा था ईरान। ईरान को पता है कि ओपीएम यानी कि ये जो जितने भी ड्रग्स है इसको कैसे दुनिया में सप्लाई करना है। और तीसरा, ईरान को पता था कि तुम ज्यादा उल रहे हो ना यूएसए के साथ मिलकर के, तुम्हें भी देखते हैं। ईरान ने एक प्रॉक्सी ग्रुप बनाया यमन में जिसका नाम है हूती ग्रुप। हूती लोगों के साथ मिलकर के भी ईरान यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी चला रहा था। प्रॉक्सी का मतलब होता है अपने अपने दोस्तों को या अपने लोगों को एक जगह पे भेज देना और वहां से धीरे धीरे डिस्टर्बेंस पैदा करवाना। यहां पर हूती भी था और अंसार अल्लाह भी था, दो ग्रुप हैं, हूती और अंसार अल्लाह, दो ग्रुप हैं। अब यमन में ये ग्रुप बनाने का फायदा क्या है कि यमन के जरिए सऊदी में डिस्टर्बेंस करो और यहां से सऊदी का जितना भी माल आता जाता है शिप के जरिए, उस माल पर जो है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते रहो। तो आप देखिए ईरान क्या कर रहा है, इधर से और इधर से इजराइल को घेर रहा है। हालांकि हमास का डायरेक्ट लिंक नहीं है ईरान के साथ, लेकिन ईरान उसे सपोर्ट करता है अंदर ही अंदर। इधर हूती बैठा दिए सऊदी को कंट्रोल करने के लिए। अब ईरान को पता था कि तुम सीरिया जो ये यूएसए है, सीरिया के जरिए भी मुझे परेशान करेगा, इजराइल के जरिए भी परेशान करेगा, इधर सऊदी के जरिए मुझे परेशान करेगा, और कल को अगर मैं इन सबको काउंटर कर लेता हूं तो फिर इधर जो है पाकिस्तान के जरिए मुझे परेशान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या 50 रुपए दे दो बिक जाता है। अब ईरान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी खेल कर दिया। ईरान को जब पता चला कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है तो तालिबानियों के साथ भी ईरान ने बनाना स्टार्ट किया, अंदर ही अंदर, फॉर्मल नहीं था, इनफॉर्मल था। अच्छा, यहां पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा नहीं बना, लेकिन यहां पर एक ग्रुप बनाया ईरान ने। उस ग्रुप का नाम है फातमियों ग्रुप। ये ग्रुप एक्चुअल में सीरिया में बना था, ये वाला फातमियों भी और जानेबियों भी, ये दो ग्रुप्स थे, ये सीरिया में बने हुए थे, सीरिया में ऑपरेशन चला रहे थे, आईएसआईएस के विरुद्ध लड़ रहे थे। जब आईएसआईएस डिसमेंटल हो गया, वहां से ग्रुप निकलते हैं, इसके कुछ लोग निकलते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसते हैं, वहां भी ग्रुप बनाते हैं। अफगानिस्तान में जाकर के ग्रुप बनता है फातमियों। देखो इसमें लिखा भी है, आपको मिल जाएगा ये विकिपीडिया पे। ये सीरियन गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए बना था उस समय, इस्लामिक स्टेट को काउंटर करने के लिए बना था, और इस समय ये हिजबुल्लाह अफगानिस्तान के साथ मिलकर के काम कर रहा है। उसी प्रकार से ये जानेबियों ग्रुप है, ये अब पाकिस्तान में मिलकर के काम कर रहा है, शिया पाकिस्तानी के साथ मिलकर, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बनाया है फातमियों ग्रुप और पाकिस्तान में बनाया है जानेबियों ग्रुप। पाकिस्तान में तालिबानियों की एक शाखा है जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे तालिबान है अफगानिस्तान में, यहाँ पे तहरीके तालिबान है। तो जो तहरीके तालिबान है, जो आए दिन पाकिस्तान को सुई से चुबाता रहता है, उसको सपोर्ट करता है ये जानेबियों ग्रुप। इधर फातमियों ग्रुप तालिबानियों को सपोर्ट करता है कि तुम यहां पर जो है अपना एजेंडा चलाते रहो, और ये फातमियों ग्रुप मदद करता है अफगानिस्तान की ओपीएम, वो ड्रग्स को ला करके उसका व्यापार कराने में। तो ये ड्रग्स के व्यापार से पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं चाइना और रशिया से। आपको पता है कि ईरान को चाइना और रशिया बहुत सपोर्ट करते हैं।
टेक्नोलॉजी वहां से आ रही है। और लड़ाई में सस्टेन कैसे किया हुआ है ईरान? इन सब प्रॉक्सी ग्रुप्स के द्वारा। तो ये सब कहानी ईरान की चल रही है। इन सब प्रॉक्सी ग्रुप में जो जो प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल को हिट कर रहे थे, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, इनको इजराइल ने एक तरीके से बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर। इसलिए सीज फायर इजराइल ने किया है कि जो बड़ी बड़ी चीजों को मैं निरस्त कर सकता था वो मैंने कर लिया। अब मुझे आपको अपनी पावर दोबारा से गैदर करनी है, कॉन्सेंट्रेट करनी है, और अब ईरान पर अटैक करना है। अटैक का मतलब ईरान को अब तख्ता पलट कराना है। तो उसके लिए पहले यहां से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाओ, तैयार करो, पैसा मंगाओ और वहां के लिए प्रिपरेशन करो। और जो छटपट रह गए हैं उनको अननोन गनमैन उड़ा देंगे। ये कहानी है। अब यूएस जो है ईरान में कैसे भी करके तख्ता पलट कराएगा, इस साल कराए, अगली साल कराए, कुछ भी करे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा ईरान को। ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट। आप समझ रहे हैं? ये पूरी कहानी है। इसलिए आप समझते होगे या सोचते होगे कि ईरान जैसा देश यूएस से टक्कर ले रहा है, अभी भी बचा हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसे डायरेक्ट लड़ाई में तो हार जाता है, डायरेक्ट लड़ाई तो ईरानियों को आती ही नहीं है। प्रॉक्सी वाला खेल बड़ा बेकार है। ये है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है। आगे जो भी होगा वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।